हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का ये रिवीजन की क्लास है और रिवीजन की क्लास में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे जो है हमारा फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होता है, इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका उपयोग, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको बता दूं, रिवीजन की क्लास जो आपको शाम को 2 बजे प्रोवाइड हम कर रहे हैं, इसमें हम ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा रहे हैं। अब वो भी आपके जो बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर 4-4 नंबर में पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक को करा रहे हैं। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जो हमारे ये फॉर्मिक अम्ल है इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, अम्ल बनाने की विधि। अब फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि में जस्ट अ सेकेंड थोड़ा सा रुकेंगे आप। इसमें एक फिगर हम ले लेते हैं। थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा कुछ सेकंड के लिए, जिससे कि ऐसा ही कुछ फिगर होता है, बट जो ये लिखा गया है ये सब नहीं होगा, ये दूसरे चीज़ का है। बट मैं फिगर आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या मिलाना है, कैसे मिलाना है, ठीक है। सेंड वाटर इन वाटर, यहाँ पे ये क्लोरोफॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है। इतनी बात सब सही है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें सुधार कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि जानना है, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या लेना है, यहाँ इसमें हमें ग्लिसरॉल लेना है। थोड़ा और पतला में लिख दे रहा हूँ। ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है ना। ये एक गोल पेंदी का फ्लास्क है जिसमें हमने ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल लिया हुआ है। अभी हम समझा देंगे। ये एक सेंड होता है, एक बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें बालू रखा हुआ होता है। इसमें क्या है, बालू उष्मक है। इसको हम क्या कहते हैं, सेंड बाथ कहें या इसी को हम कहते हैं बालू उष्मक, बालू उष्मक, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे। यहाँ से नीचे से गर्म करते हैं तो ये ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल आपस में क्रिया करके वाष्प बन जाते हैं। ये वाष्प बन के इसमें आते हैं, ये वाटर है। अब वाटर में क्या होते हैं, ये हमारे पास वाटर है, मतलब इस इधर से वाटर दिया जाता है, इधर से पानी हम देते हैं, इधर से पानी निकलता है। इसका नाम है जल संघनित्र। जल संघनित्र क्या करता है, पानी को, मतलब इसमें आने वाली जो वाष्पें होंगी उसको ठंडा करके लिक्विड में बदल देगा। वाष्प है, ठंडा होगा तो द्रव में बदलेगा ही, तो वो द्रव में बदल जाता है और यहाँ से ये आकर यहाँ पे हमारा फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, फॉर्मिक अम्ल। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मिक, ठीक है ना। तो फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। चलिए, ये फिगर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि कैसे क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले अभी मैं रिएक्शन बताऊंगा, ये फिगर भी बताऊंगा। सबसे पहले समझिएगा, फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब इसमें हमें देखना है, ये फिगर ही हमारा मेन है, इसी से हमने यहाँ लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पहले समझा दे रहा हूँ, फिर बोलूँगा तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले एक हम गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं जिसमें ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल इसमें मिला देते हैं और मिलाकर यहाँ पे इसमें बालू उष्मक पर इसको रख देते हैं। एक गोल पेंदी के फ्लास्क को बालू उष्मक पर क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, इधर से हीट देते हैं। गर्म करेंगे तो ये ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल मिलकर, और ये दोनों मिलकर हमें क्या बना देते हैं, ये फॉर्मिक अम्ल बना देते हैं।
और फॉर्मिक अम्ल बनाएंगे तो फॉर्मिक अम्ल की वाष्पें प्राप्त होती हैं हमें, और ये वाष्पें इधर से क्या होती हैं, निकलती हैं। तो वाष्प रूप में निकलती हैं, मतलब गैसीय रूप में, और इधर से आती हैं। और ये है हमारा जल संघनित्र। ये क्या है, जल संघनित्र है, जिधर से इधर से वाटर दिया जा रहा है, इधर से निकल रहा है, जिससे कि ये वाला जो जल संघनित्र है वो ठंडा रहे। तो इधर से अगर वाष्पें गुजरेंगी ना तो वो क्या होंगी, ठंडा होंगे, और ठंडा होंगी तो लिक्विड में बदलेंगी, और लिक्विड में बदलेंगी तो ये द्रव रूप में इस ग्राह पात्र में फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो वही बात हमने लिखा हुआ है, देखिए हमने लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल लेकर बालू उष्मक पर गर्म करते हैं। सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल लेकर बालू उष्मक पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, जिससे फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, जिससे फॉर्मिक अम्ल जल वाष्पित होने लगता है। मतलब फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, वाष्प रूप में क्या होने, वाष्पित होने लगता है। इनकी वाष्पों को जल संघनित्र द्वारा ठंडा करके, ये जो वाष्पें आती हैं तो इसको जल संघनित्र है, इसके द्वारा ठंडा कर लिया जाता है, और ठंडा करके द्रवित, ठंडा मतलब यहाँ पे लिखा गया ना, जल संघनित्र द्वारा ठंडा करके द्रवित करके ग्राह पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। द्रवित मतलब लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे जब ठंडा करेंगे तो उसके बाद इस ग्राह पात्र में हम एकत्रित कर लेंगे फॉर्मिक अम्ल को। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। तो इस प्रकार ये हमारा प्राप्त होता है जी। ये बातें हमने यहीं से बोला है, एक दो बार पढ़ेंगे और इसको फिगर को बना लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई भी ज़्यादा ये हार्ड नहीं है जी, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। बट ओनली ये लिखना ही नहीं है, बल्कि आपको सब कुछ यहाँ पे आसानी तरीके से आपको समझाना भी है, ठीक है। और यहाँ पे रासायनिक समीकरण भी आपको देना पड़ेगा। तो रासायनिक समीकरण मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, समझिएगा। एग्जाम्पल रूप में हम रासायनिक समीकरण यहाँ पे लिख सकते हैं, समीकरण। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या लेना है, ग्लिसरॉल को ले लेना है। तो सबसे पहले हम ग्लिसरॉल को लेंगे और ग्लिसरॉल को हम ले लेते हैं। तो ग्लिसरॉल का सूत्र होता है C2OH CHOH और C2OH CH2OH। यह हमारा सबसे पहले ग्लिसरॉल का सूत्र है, आप इसको याद रख लेंगे, CH2OH CHOH CH2OH। यह हमारा ग्लिसरॉल है। और उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल के साथ इसकी क्रिया करा देंगे। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH COOH। यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल के साथ हम इसकी क्या कराते हैं, क्रिया करा देंगे। अब इसको हम दोनों को, ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक अम्ल को हम इससे गर्म कर रहे हैं, और गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे ये समझिएगा। सबसे पहले यहाँ से हमारा क्या निकलता है, यहाँ से हमारा H2O निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा ये आप समझिएगा, यहाँ पे समझना ही मेन है। ये रिएक्शन बहुत ही कम स्टूडेंटों को समझ में आता है, पर ध्यान से समझेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए क्या निकलता है, यहाँ से इतना, मतलब यहाँ से ध्यान से समझेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से दो ये OH निकलते हैं। सबसे पहले इन दोनों को गर्म करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH निकलते हैं। तो ये अगर दोनों निकल रहे हैं तो ये हमारा, ये दोनों निकलेंगे तो ये साइड प्रोडक्ट के रूप में H2O हम लिख दे रहे हैं। H और OH मिलकर H2O बनकर बाहर निकल गए। तो अब क्या बचा, यहाँ पे सबसे पहले इधर क्या मिलेंगे, CH2OH, फिर से CHOH और फिर से CH2। ये इतनी बात समझ गए ना, CH2OH फिर से CHOH और फिर से CH2, इतना हमने लिख दिया है। यहाँ से OH निकल गया है, यहाँ से H निकल गया है, तो बचा क्या है, COOH, यही ना बचे हुए हैं। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे COO लिखेंगे, सबसे पहले COO और फिर से COOH बचा है तो COOH। ये हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आप याद रखेंगे ग्लाइसिरॉल मोनोऑक्सिलेट है, ठीक है ना।
ग्लाइसिरॉल मोनोऑक्सिलेट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ग्लाइसिरॉल मोनोऑक्सिलेट, ये सब आप नाम याद रखेंगे, ग्लाइसिरॉल मोनोऑक्सिलेट तो ग्लाइसिरॉल मोनोऑक्सिलेट इसका नाम है, ठीक है। अब फिर से क्या होंगे, यहीं पे नहीं होंगे रहेंगे, फिर से इसको हम गर्म कर रहे हैं, इसको और गर्म किया जाएगा। तो और गर्म करेंगे तो जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे और हम गर्म करेंगे तो यहाँ से ये जो C और 2 ऑक्सीजन कार्बन 2 ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन हम लिख देंगे, 2 ऑक्सीजन को O2 लिख सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर ये बाहर निकल जाते हैं। तो अब बचा क्या, CH2OH बचा है, तो ये हम लिख देंगे CH2OH, फिर से CHOH, अब फिर से CH2COOH, समझ रहे हैं ना, CH2OH CHOH और CH2 और फिर से COOH CH2COOH। तो ये हमारा अगला नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, इसका नाम है ग्लाइसिरॉल मोनोफॉर्मेट, ठीक है ना, ग्लाइसिरॉल मोनोफॉर्मेट, ठीक है। ग्लाइसिरॉल मोनोफॉर्मेट, तो ये आप याद रखेंगे। अब फिर से हम क्या करते हैं, इस ग्लाइसिरॉल मोनोफॉर्मेट को हम ले लेंगे और उसको फिर से हम क्या कराएंगे, जल से क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे, ठीक है ना। ग्लाइसिरॉल मोनोऑक्सिलेट को फिर से हम लेंगे, यह भी रिएक्शन यहीं पे नहीं होगा, फिर से इसको हम ले लेते हैं, तो ग्लाइसिरॉल मोनोफॉर्मेट को हम ले लेते हैं, चलिए यहीं पे हम करा दे रहे हैं। तो फिर से इसको हम क्या करा देते हैं, ग्लाइसिरॉल मोनोफॉर्मेट को HOH मतलब जल से हम क्या कराते हैं, इसकी क्रिया करा देते हैं। तो जैसे ही हम इसको जल से क्रिया करा देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपको ध्यान देने वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे क्या बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा देखिए क्या बनेगा, यहाँ से इतनी सब चीजें, सबसे पहले ये ग्लाइसिरॉल मोनोफॉर्मेट है, इसमें क्या देखिए, एक ये हाइड्रोजन है, ये आकर इनसे हमारा क्रिया कर लेगा, इनसे COO, इनसे ये क्रिया कर लेता है, और इनसे ये क्रिया कर लेगा। तो ये अगर क्रिया करेगा तो समझ रहे हैं क्या बनेगा, HCOOH, ये हमारा सबसे पहले बनेगा। तो इसको साइड प्रोडक्ट के रूप में मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, यहाँ पे इस अलग कलर से मैं लिख दे रहा हूँ, ये किस कलर में, ऐसे हम लिख देते हैं, ये माइनस के रूप में, ये बाहर निकल जाता है, HCOOH, ये हमारा बाहर निकल गया है। तो अब बचा यहाँ पे क्या, अब बचने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या बचा हुआ है, तो सबसे पहले CH2OH बचा है, फिर से CHOH, फिर से CH2, अब CH2 के बाद यहाँ पे OH, ये जो बचा हुआ है ये OH हमने यहाँ पर लिख दिया, मतलब CH2OH, फिर से यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं, CHOH, और फिर से यहाँ पे CH2OH, ये हमारा बन गया है। और यहाँ पे ये हमारा जो साइड प्रोडक्ट रूप में निकला है, यही हमारा क्या है, यही हमारा बन गया है फॉर्मिक अम्ल, समझ रहे हैं। तो या तो इसको हम चाहें तो यहाँ पे लिखें, या तो हम इसी को साइड प्रोडक्ट के रूप में ना दिखाकर, यहाँ पर मेन प्रोडक्ट हमारा यही तो बन रहा है ना, तो इसी को हम यहाँ पर इधर हम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे प्लस देकर, या तो आप इधर लिख दीजिए, या तो मैं नीचे यहाँ पे प्लस देकर लिख दे रहा हूँ HCOOH, यही हमारा फॉर्मिक अम्ल है, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार ये पूरा रिएक्शन होता है दोस्त। मैं एक बार और आपको समझाऊंगा, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। मैं इसको समझाऊंगा, आप परेशान नहीं होंगे, मैं इसको समझाऊंगा, क्योंकि ये हार्ड टॉपिक, इतना इजी टॉपिक नहीं है जितना हम समझ रहे हैं।
फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि में सबसे पहली बात, इस फिगर को आप समझ ही गए होंगे, ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल लेकर गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो उसके बाद जो हमें प्राप्त हो जाएगा वो क्या प्राप्त होता है, ग्लाइसिरोल मोनोऑक्जिलेट। देखिए ग्लिसरॉल को हमने लिया है और ऑक्जेलिक अम्ल को लिए हैं, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये ग्लिसरॉल है और ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है। ग्लिसरॉल है और ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है। ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ हमने क्रिया कराया है। तो देखिए जब हमने क्रिया कराया तो यहाँ से H, यहाँ से OH ये बाहर निकल गए H2O के रूप में, और चुपचाप हमने CH2OH, केवल हमने क्या किया है, CH2 के साथ COO C2O COOH ये हमने जोड़ दिया है। फिर यहाँ पे फिर से हमने गर्म किया है तो फिर से यहाँ से CO2 बाहर निकल गया है। फिर से अदर जो भी कुछ बचा ये हमने सब कुछ लिख दिया है। इसी को ग्लाइसिरोल मोनोऑक्सिलेट कह रहे हैं, फॉर्मेट कह रहे हैं। और यही यहाँ से निकल रहा है तो ये हमने कहा ना जल संघनित्र में ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए ये जल से हम क्रिया करा रहे हैं। तो जल से हम क्रिया करता है तो ये हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से COOH, यही हमारा फॉर्मिक अम्ल बनकर बाहर निकल जाता है। और उसके बाद ये बच गया हमारा साइड प्रोडक्ट CH2OH, ये हमने लिख दिया है CHOH CH2, और फिर से यहाँ पे OH बचा है तो OH हमने लिख दिया है। तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बना, यही है फॉर्मिक अम्ल। तो मैं आशा करता हूँ फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि समझ के होंगे। इतना लिखने के बाद ये फिगर साइड में बनाइएगा, और ये रिएक्शन लिखना अनिवार्य है, इसलिए मैं 2 बार आपको समझाया हूं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देख लेते हैं इसकी अन्य विधियां। अब अन्य विधियां हम जानेंगे कि कैसे हम अन्य विधियों से भी इसको बना सकते हैं जी। अन्य विधियों से भी हम कैसे इसको फॉर्मिक अम्ल बना सकते हैं ये हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जब हम मेथिल एल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो फॉर्मिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। अब कैसे होता है ये हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रासायनिक समीकरण, तो हमें क्या लेना है, हमें मेथिल एल्कोहल लेना है। मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। ये हमने मेथिल एल्कोहल ले लिया और इसको हम ऑक्सीजन के साथ क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं तो यहां से क्या बनेगा हमारा, यहां से हमें ये जानेंगे HCOOH, ठीक है। यहां से ध्यान से समझेंगे क्या बनता है हमारा, यहां से हमारा यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से समझिएगा एक हाइड्रोजन और यहां से OH ये हमारे निकलते हैं। एक हाइड्रोजन और एक OH ही निकलेगा तो H और OH बनकर H2O बन जाएगा। H2O बनकर ये बाहर निकल गए, समझ रहे ना, H और OH बनकर ये बाहर निकल गए। अब यहाँ पे बचा क्या, CH2 बचा है, तो ये CH2 बचा है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन भी बचे हुए हैं, ये आप याद रखेंगे। तो ये हमारे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक हाइड्रोजन को हम आगे लिख देते हैं तो H लिख देंगे CH और फिर HCOOH, ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, आप खुद सोच सकते हैं। ऐसे बिल्कुल हम लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल हम लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना, बात आप समझ रहे हैं। HOH ये बाहर निकल गए हैं तो बचा क्या, CH2 और 2 O बचे हुए हैं। तो देखिए कार्बन एक है, 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे दे दिए, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे दे दिए। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देते हैं, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, HCOOH। और यही हमारा क्या है, यही है हमारा फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या है, फॉर्मिक अम्ल है। इसको मैं लिख दे रहा हूं, तो फॉर्मिक अम्ल इस प्रकार बनता है। ये हमारा मेथिल एल्कोहल है। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा। चलिए अगला हम जान लेते हैं मेथिल फॉर्मिक अम्ल का भौतिक गुण।
फॉर्मिक अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है जी? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका। तो भौतिक गुण में आपको याद रखेंगे कि रंगहीन होता है और तीक्ष्ण गंध युक्त वाला द्रव होता है। दूसरी बात, कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। और तीसरी बात, संक्षारक, मतलब किसी को चीज़ को सुरक्षा करने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है ना। चलिए इसका पहले आपने, चलिए इतनी बात जान ली हमने। अब हम जान लेते हैं इसका रासायनिक गुण। अब हम जानेंगे रासायनिक गुण। तो इसके निम्नलिखित गुण हैं, जिसमें से हम पहले जानेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया। अगर हम क्या कराते हैं, फॉर्मिक अम्ल का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ये हमें देख लेना है। ठीक है ना। तो देख लेते हैं जी। चलिए, तो सबसे पहले फॉर्मिक अम्ल हम यहाँ पे ले लेंगे। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। फॉर्मिक अम्ल हमने ले लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करा देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से हमने यहाँ पे क्रिया करा दिया। तो जैसे ही हम फॉर्मिक अम्ल का क्या कराते हैं, फॉर्मिक जो अम्ल है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करा देते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से ये सोडियम निकलता है, ये सोडियम आकर इस हाइड्रोजन को हटा देता है इसके जगह पर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, HCOONA बन जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा सोडियम फॉर्मेट बन जाता है, HCOONA ये हमारा बन जाता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या बनता है, देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन ये है, ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलता है। समझ रहे हैं, HHO। तो यहाँ पे दो H है तो H2 और एक ऑक्सीजन यहाँ से हम ले रहे हैं तो H2O बन जाता है। फिर यहाँ पे CO2 ही ना बचा, तो ये CO2 हम लिख देते हैं। तो ये हमारा बन जाता है जी। और ये सोडियम फॉर्मेट का हमारा मतलब क्या हो जाता है, सोडियम फॉर्मेट का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। लिख भी सकते हैं सोडियम फॉर्मेट। चलिए, तो ये आप आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हम क्रिया कराते हैं तो ऐसे होता है। दूसरा हम जानेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसकी क्रिया करा देते हैं तो क्या बनता है, ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मिक अम्ल को लेंगे, HCOOH को, और फॉर्मिक अम्ल को किससे करा देंगे क्रिया, हम करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देंगे, कराएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ से एक H निकलता है, यहाँ से OH निकलेगा। समझ रहे हैं, यहाँ से एक H निकलता है, यहाँ से एक H, यहाँ से OH निकलेगा, तो ये H2O बनकर ये बाहर निकल जाएंगे। बचा क्या, HCOONA बचा, तो यही HCOONA, तो यही सोडियम फॉर्मेट फिर से बन जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी सोडियम फॉर्मेट कैसे बनता है जी। ठीक है ना। अगला हम देख लेते हैं, अगला हमारा आता है एथिल एल्कोहल से क्रिया। अब देख लेते हैं एथिल एल्कोहल से कैसे क्रिया करता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, फॉर्मिक अम्ल ले लेंगे, HCOOH, ये फॉर्मिक अम्ल हो गया। और फॉर्मिक अम्ल को एथिल एल्कोहल से क्रिया करा देंगे तो C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल का सूत्र है। इससे अगर हम क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, कुछ होता नहीं है, ये C2H5 है ना, ये इसको क्या कर देता है, इस आकर हाइड्रोजन को हटा देता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCOO और फिर से C2H5 यहाँ पे जुड़ जाता है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, ये H2 बनकर ऊपर बाहर निकल जाता है, मतलब जलीय रूप में बाहर निकल जाता है। और ये हमारा क्या बना देता है, एथिल फॉर्मेट का निर्माण कर देता है, एथिल फॉर्मेट। तो आशा करता हूं समझ के होंगे। तो ये रासायनिक गुण आप याद रखेंगे। इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं। सबसे पहले कपड़े और ऊन के क्या हम कह सकते हैं रंगाई में इसका उपयोग होता है, कपड़ों और ऊन की रंगाई में। फिर से
ऊन आप समझ रहे हैं ना, स्वेटर जो होता है जो बनता है उसी से। अगला आता है रबड़ के स्कंदन में, रबड़ जो होता है जिसको हम इरेज करते हैं उसके, या अदर जो भी चीज़ें रबड़ से बन रही हैं, ठीक है ना, गुब्बारे भी तो रबड़ के तरह से ही ना बनते हैं, तो उन सभी के क्या है स्कंदन, मतलब मिलावट में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर से गेठिया के औषधियों के निर्माण में, गेठिया वाली दवाइयों में भी इसका उपयोग होता है, चमड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। पहले आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 12th की जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर हैं, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। ये फुल 24 चैप्टरों का PDF नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, PDF नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12th का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF नोट्स है सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा। या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में, और एक लेना चाहें 99, नीचे नंबर है मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।